सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एनडीटीवी का कारवां हरियाणा में अलग अलग जिलों में होते हुए सिरसा से अब हम पहुंच गए हैं जींद। जींद हरियाणा का सबसे पुराने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आता है और जींद के अंदर अगर देखें तो 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, यानी कि 5 विधानसभा सेगमेंट यहां पर हैं। अब इन 5 विधानसभा सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें से 2 इस बार जबरदस्त चर्चा में हैं। कौन कौन से? अगर सबसे पहले बात करें तो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी, उनकी पार्टी उचाना कला से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट, जिन्होंने एक रेसलिंग को लेकर, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाया, फिर ओलंपिक में गई, 100 ग्राम से अपना चूक गई मेडल, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अब ज्वाइन किया है। जुलाना से वो चुनाव लड़ रही हैं। सबसे ज्यादा इन 2 सीटों की बात हो रही है, लेकिन 5 सीटों के समीकरण बहुत दिलचस्प हैं। तो हम जींद में पहुंच चुके हैं और जींद में क्या है जनता के मुद्दे, उनके क्या है सवाल, नेताजी देंगे जवाब। कुछ तीखे सवाल भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या किया गया है। सबसे पहले जरा आपको दिखा देता हूं कि जोश कितना है जींद में। यहां पर जींद के लोग यहां पे खड़े हुए हैं, जरा एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए जोर जोर से। तो आपको यहां पर हमारे साथ जो स्टेज पर लोग हैं वो भी दिख रहे होंगे, पीछे भी आपको लोग दिख रहे होंगे जो हमारे कैमरे के पीछे भी खड़े हुए हैं। हाथ हिला देना भाई। थोड़ी देर पहले कुछ बंदर भी ऊपर खड़े हुए थे, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बंदर अब चले गए। चलिए अब आपका जरा हमारे दर्शकों का तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ कौन ऐसे मेहमान हैं जो बात करेंगे। भाई थोड़ा पाछे हो जा। तो हमारे साथ राजू लखीना जी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुनील कजेरा जी हैं जेजेपी से। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद दर्शकों के बीच में चलेंगे, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल पुरुषोत्तम जी आपसे है, और आपसे सवाल इसलिए है, हरियाणा को माना जाता है किसानों की, खेतों का बड़ा 2/3 लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं हरियाणा के। आपकी पार्टी की सांसद हैं कंगना रनौत। मुझे लगता है कि शायद आपकी पार्टी बार बार उन्हें कहती रहेगी, पर उन्हें समझ ये बात नहीं आ रही कि हरियाणा में उनके बयानों का असर क्या पड़ रहा है। उन्होंने एक फिर बयान दे दिया, और बयान देके उन्होंने कहा कि जो 3 कानून वापस हुए थे उनको अब वापस लेके आने का समय हो चुका है। अब उनको शायद डांट पड़ी तो उन्होंने कहा मेरा बयान नहीं है, निजी बयान है, गलती हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जनता इतनी भोली है कि मान जाएगी, कोई भी ऐसे ही गुब्बारा उड़ा देगा और जनता उसकी बात सुन लेगी? आपको नहीं लगता उसका नुकसान आपको होने वाला है? ऐसा है कि सबसे पहले तो एनडीटीवी को मेरी तरफ से बधाई कि आपने इस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पे किया जी। रही बात कंगना रनौत के बयान की, वो उनका वास्तव में निजी बयान है। बीजेपी का उससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई सरकार का ताल्लुक है। भाई साहब एमपी आपकी हैं तो आपकी पार्टी का कुछ तो ताल्लुक होगा। एमपी जरूर है, एमपी जरूर है। भाई साहब सुन भी लो। एमपी जरूर है, सुन भी लो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे अनेक प्रकार के अनेक स्पोक्समैन हैं, वो जवाब देते हैं पार्टी की तरफ से। वो उनका निजी बयान है। निजी बयान है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं बयान। तो आप लोगों को लगता है जो कंगना रनौत ने कहा उसका कुछ असर इस चुनाव पे पड़ने वाला है? अब जनता की अदालत है, जनता तय करेगी कि इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन हो गया भाई साहब, सुन ली आपकी बात। राजू जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, उनसे सवाल हो गया। कांग्रेस में आजकल सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि असली कांग्रेस कौन सी है, हुड्डा जी वाली या शैलजा जी वाली? ऐसा है। हाँ जी। पत्रकार महोदय, असली कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी हमारी कांग्रेस है। ऐसा कोई बंटवारा नहीं है।
और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं कंगना नरोत के बयान पर बात करने के लिए। पहले मेरा एक सवाल ले लो, उसके बाद आप बात कर लेना। हमारी एक ही कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी। मैंने आपको पहले कहा था अगर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो भाई, सुन भी लो, ये सब रैलियों में कर लेना मेरे आराम सभी से। साथियों से अनुरोध, कृपया शांति दें। तो जवाब देने में तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है। अरे वाह, कॉन्फिडेंस है ये। तो ये बताइए कि अगर सारी कांग्रेस इकट्ठी है तो शैलजा जी क्यों कह रही हैं कि मुझे तो वो लोग बुलाते भी नहीं है, अपने उसमें बुलाएंगे ही नहीं, 11 दिनों से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। खट्टर साहब को बोलना पड़ गया बीजेपी में आ जाओ आप। ये भी एक कांग्रेस की रणनीति है। खट्टर साहब ने ये भी बोला था ये हमारे जुमले हैं और भारतीय जनता पार्टी के आदि है जुमलेबाजी करने की। अच्छा। आज मोदी जी की रैली चली गई, कहाँ थी हमारी शैलजा जी? शैलजा जी ज्वाइन करेंगी, शैलजा जी आएंगी, ये बेचारे पल पर के कांग्रेस के मंच पे कब आएंगी ये तो बता दीजिए। अभी तक तो कांग्रेस के मंच पे नहीं आई। कल राहुल गांधी जी की रैली है असंध के अंदर जी। कल असंध के अंदर बहन शैलजा जी आपको मंच पे दिखाई ठीक है। देगी। जेजेपी ये चुनाव, भाई मैंने पहले ही कहा था, नारे रैलियों में राहुल जी आएंगे, पूरा अपना गले का इस्तेमाल वहां करना। जेजेपी से सवाल तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले इसी से शुरू करता हूं आपसे। किसानों की आप बात करते हो, दुष्यंत चौटाला जी किसानों के बारे में कहते हैं कि हम उनके पक्षधर हैं। 2019 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ जाट और किसानों के लिए पार्टी बन के उभरे थे आप। 10 सीटें मिली, 4.5 साल जिनके खिलाफ आपने वोट लिया था उनके साथ आपने सरकार बना ली। इस बार क्या मुंह लेके जा रहे हो आप लोगों के बीच में? किसानों, कमेरे और गरीबों की आवाज़ को लेकर के दुष्यंत चौटाला इस हरियाणा प्रदेश के बीच में लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अलायंस के रूप में जो सरकार में हिस्सेदारी की, उन्होंने कंडेला गांव के अंदर जो हिंदुस्तान में पहला ऐसी लैब बनाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया जिससे किसानों की बंजर होती भूमि को बचाया जा सके और इस देश की जनता को शुद्ध शाकाहार और ऑर्गेनिक भोजन दिया जा सके। भाई साहब, दुष्यंत चौटाला की किसानों के प्रति दूरगामी सोच का परिणाम रहा। उन्हें वो याद नहीं रहा जब किसान 1 साल तक बैठे हुए थे वहां पे? जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री के इशारे पर किसानों के पीठ पे जब लाठियां बांधने का काम किया, किसान तो बॉर्डर पे दुष्यंत बैठे चौटाला रहे, की दिल में तब चोट दुष्यंत लगी। उसके लिए हम इसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल नकारा घोषित करते हैं और किसानों के ऊपर जो भी लाठियां बांधी गई, गोलियां चलाएगी, दुष्यंत चौटाला की दिल में चोट लगी और हम कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बॉर्डर पर जाकर के किसानों के हित में आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से। एक मिनट 4.5 साल तक उन्हें दुख नहीं हुआ। 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद 6 महीने चुनाव के बचे थे, तब उन्हें याद आया कि अब दुख जताना चाहिए। नहीं, जब भी किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, दुष्यंत चौटाला के दिल पे तो ठेस जब लगी। किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पे और किसान जब आए थे शंभू बॉर्डर पे, तब क्यों नहीं छोड़ दिया उन्होंने? जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता शंभू बॉर्डर पर किसानों के हित में वहाँ आवाज उठाई गई, कार्यकर्ता बॉर्डर पे जाएगा दिए गए और मंत्री जी और अपने उनके कमरे हित में में वहाँ रहेंगे। बैठे। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला जी ने कार्यकर्ता बॉर्डर पे और मंत्री जी कमरे में नहीं, दुष्यंत चौटाला के दिल पे चोट कब थी गए वो? और हर कार्यकर्ता हम कहना चाहते हैं बड़ी लेट चोट हुई थी। 4.5 आज जो साल कांग्रेस सत्ता पार्टी में का रहने के बाद प्रत्याशी हमारे उनकी। बीच में जिंद हल्का से है, मैं हाँ कहना जी। चाहता हूँ हाँ। कांग्रेस पार्टी का वो प्रत्याशी एक बार बता दे किसानों के हित में कहाँ आवाज उठाई। पिछले चुनाव उन्होंने जननायक जनता पार्टी के बैनर के नीचे लड़ा। आज हमारे बीच में किसान, कमेरे और गरीब का बच्चा, भाई साहब, कुमार आपके प्रजापति का बच्चा जिंद हल्के से चुनाव लड़ रहा है। आपके तो वैसे भी 1987 के अंदर आपके तो वैसे बाप भी ने सारे एमएलए किसानों छोड़ के छोड़ हित के में- चले गए। आप एक की क्या बात कर रहे हो? चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं, जनता से कुछ पूछ लेते हैं। भाई साहब थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में ताल ठोकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से अलायंस करने की काफी कोशिशें हुई, अलायंस नहीं हो पाया। वजीर ढांडा साहब हैं, उम्मीदवार हैं यहाँ से, जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, उनकी जगह वो आके यहाँ पर बैठे हैं। तो एक सवाल उनसे लेना ये बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी को अपनी ताकत पर इतना यकीन था तो कांग्रेस से आप लोग 4 सीट, 3 सीट, 5 सीट पे क्यों राजी होने को तैयार बैठे थे? भाई साहब कोशिश नहीं कर रहे, ताल ठोकी, ताल ठोक दी, ताल ठोक दी। अब तो वो 8 तारीख को भाई कोशिश नहीं है, साहब, वो कोशिश ताल 8 ठोक को दी। देखेंगे। 28 जो 8 तारीख तक सबकी ताल ठुक रही है, सभी जीत रहे हैं, वो 8 को देखेंगे देखिए, किसकी ठुकी। देखिए। हाँ जी, आप ये बताओ, आप ये आम बताओ, आदमी पार्टी- अगर आम आदमी पार्टी आम आदमी इतनी पार्टी- तैयार थी आम आदमी पार्टी तो आप लोग कांग्रेस से 3, 4, 5 सीट पर लेने में क्यों तैयार हो रहे थे? आम आदमी पार्टी जनता की भावनाओं की कदर करती है।
हरियाणा की जनता की भावना थी अब की बार कि बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ा जाए, परंतु हुड्डा साहब का घमंड चरम सीमा पर था, परंतु हुड्डा साहब का घमंड भी टूटेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनेगी। मतलब जो पार्टी सर क्योंकि आपको कहना है कांग्रेस में, एक मिनट भाई साहब, जो पार्टी 3 सीट लेने को तैयार थी अब वो बता रही है कि 90 सीटों पे आपको हरा देंगे। एक बात सुनिए, जिस पार्टी की पंजाब में सरकार हो 92 सीटें और जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार हो और वो पार्टी 3-4 सीटों पर राजी हो रही है, उस पार्टी का स्टेटस क्या है? ये हुड्डा साहब को बोलते हैं, ये हुड्डा साहब को घमंड की बात करते हैं। जनता की भावना इतनी दो जरूरी है। जनता की भावना ले लेते हैं, एक एक करके थोड़े आराम से, एक के ऊपर एक आप बोलोगे तो काम चलेगा नहीं, जनता की एक एक भावना करके ले की लेते कदर हैं, एक करना एक बहुत करके ले जरूरी लेते हैं। है। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। आ रहा हूँ हाँ जी बताओ। सर मेरा बीजेपी से सवाल है, 11 अगस्त 2023 को जींद के स्थानीय विधायक ने प्रेस के अंदर कहा था कि 5 करोड़ का घोटाला किया है नगर परिषद ने, तो उसके लिए मुकदमा दर्ज करवाने की बात की थी। आज तक वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं कारण पूछना चाहता हूं उनसे। क्यों नहीं हुआ जी मुकदमा दर्ज? आपसे पूछ रहे हैं जी, आपसे पूछ रहे हैं, सवाल हो गया, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई विषय मेरी जानकारी में नहीं है। आपके विषय में मतलब एक मिनट एक सब पे चलो जी आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो जींद के विधायक हैं वो 2 करोड़ कहाँ से लेके आए? बाकी लोगों के पीछे तो ईडी लग जाती है और ये 2 करोड़ पाए हैं, अब ईडी कहाँ गई? ईडी कहाँ गई? सिर्फ ऑपोजिशन पे लगती है। देखो भाई साहब, चलने नहीं दे रहे आप मेरे को। इधर आओ, इधर आओ। भाई साहब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना एक एक करके भाई आपस में बहस नहीं करनी है, उसका लिए पूरा टाइम मिलेगा वोट में। रुक जाओ। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों की पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस, तो बीजेपी को ऐसी क्या दिक्कत है कि जब तक ये सरकार में नहीं थे तो आदित्यनाथ योगी हो या राजनाथ सिंह हो, वहां आके ये कहते थे कि भी हम ओपीएस देंगे आपको, लेकिन आज ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा है। बार बार आप सवाल पूछे जाते हैं कि ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, उससे बीजेपी को क्या गुरेज है? आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस को लोगों को बरगाड़ने का काम है और कांग्रेस शुरू से बरगाड़ने का काम करती आई है। भाई साहब लेकिन आप क्या करोगे? ओपीएस से परहेज क्या है? सवाल ये उठता है, एक मिनट, ये भाई साहब रुक जाओ ना, शोर मचा के क्या काम मिलेगा? सवाल ये उठता है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है, उससे देश पे बोझ पड़ता है, तो नेताओं के लिए स्कीम क्यों नहीं बदल रहे आप पेंशन की? ओल्ड पेंशन स्कीम है, अगर मान लो बजट पे प्रभाव डालती है, सरकार उस पर दोबारा से विचार कर रही है। सर एमएलएज और एमपीज की भी तो डालती होगी, मिनिस्टरों की भी डालती होगी, उसको भी बदल दो। एमएलए एक बार एमएलए हो जाए, 2 बार एमएलए हो जाए, उसकी पेंशन डबल होती रहे, ट्रिपल होती रहे, और कर्मचारी को आप कह रहे हो कि आपको जो पेंशन मिलती है वो बोझ डालती है। ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं। हाँ। उसका उचित समय पर उचित कदम उठाया जाएगा। उचित समय पर मतलब 5 साल और जिताओ। लेकिन ओपीएस पर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी जब भी विधानसभा में बहुमत से आएगी, सवाल तो पहले ही कलम से ओपीएस लागू होगी। सवाल तो सुन लो। कांग्रेस ने एक मिनट, कांग्रेस ने लोगों को बदलाने का नहीं, सवाल मेरा है, जवाब उनका है। सवाल सुन लो भाई साहब, नई पार्टी बना दी आपने, वोट फॉर ओपीएस। कांग्रेस ने पहली कलम से ये वादा हिमाचल में भी किया था, कर्नाटका में भी किया था, तेलंगाना में भी किया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी अब रोज कह रहे हैं पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है सरकार चलाने में। बिल्कुल सरकार सुचारू रूप से चल रही है और हरियाणा में पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारी भाइयों को तुरंत मिलेगी। और एक बात और बता आ रहा हूँ। पीछे जाओ, पीछे और पेंशन बंद भी कांग्रेस ने की थी। 1500 करोड़ रुपया जींद में 1500 करोड़ रुपया अमृत योजना के कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बताओ, आप बताओ। मेरे छोड़ दो मेरे 2 सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से। पहला तो जींद के अंदर बंदर जो 5000 पकड़े, आज तक बंदरों की काउंटिंग यूं की यूं है, सिर्फ 400 बंदर पकड़े। तो आगे भाई साहब आगे। 5000 बंदरों का बिल बनाया, किसने खाए ये पैसे? बंदरों के पैसे भी खा गए, ये आरोप लगा रहे। रुक जाओ, बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ जी बताओ। सर ये हमारा जींद बहुत पुराना जिला है, ये देख लो आप ब्लॉक का बना दिया है, इसको कोई गांव नहीं कहता है, शहर का नाम इसका बदनाम कर रखा है।
दोनों पार्टियों ने जींद की अस्मिता लुटी है। जींद के से परेशान है। हटना भाई साहब, हटना। जगह दो थोड़ी, जगह दो थोड़ी, जगह दो थोड़ी, जगह दो थोड़ी, जगह दो थोड़ी। हर तरफ से सवाल लेंगे, इधर के भी रह गए। हाँ जी, इधर एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। आपका हो गया सर। हाँ जी, माइक मेरे हाथ में रहेगा, इधर आ जाओ। आप बताओ, युवाओं क्या बताओ सर। सबसे पहले तो युवाओं के लिए यही है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और जहाँ तक बात चल रही है पर्ची और खर्ची की, ये मान लो पर्ची और खर्ची चलने लगी तो पढ़ने वाले कहाँ जाएंगे? पर्ची खर्ची की ये 2-3 सवाल हैं, पहले इस पे जवाब ले लेते हैं। हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ शो नहीं हो पाएगा, बंदर बहुत है भाई साहब। वो कह रहे हैं 5000 दिखाए और 400 पकड़ लिए। ये काम कर रही है यहाँ पे जो MLA बैठे हुए। जिस समय कांग्रेस का शासन था, 10 साल पुरानी बात करो आप, उस समय भाई साहब, भाई साहब, उतने 2 बार जनता ने आपको मौका दे लिया, मौका दिया। 2 बार भाई साहब, वो बंदर और हमारा 2 बार जनता ने आपको मौका दे लिया और आप जनता का बंदर बना रहे हो क्या कि 10 साल पुरानी बात। उस समय अपनी बात करो ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। उस समय जितने बंदरों की संख्या थी, हाँ। आज देखिए उसके मुकाबले में कितनी है। पहले लोगों का जीना आराम कर रखा था, मतलब अब गली मोहल्ले में एक आधा बंदर दिखाई देता है। 83 लाख रुपए। ये मेरे पूरे इस दौरान जितना मैं घूमा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि बंदर को लेके कह रहे हैं बंदर 10 साल में कम हुए हैं, बढ़े नहीं। भाई साहब, ये कमाल की बात हुई है आपकी। हाँ जी, रुक जाओ। बंदरों की प्रजनन क्रिया ज्यादा हुआ बड़ा है। भाई साहब, सवाल, आप लोगों ने ऐसे क्या काम किया जिनमें जो जनता आपको वोट दे? ऐसा क्या काम किया? अब मेरी गलती नहीं है, जनता लगातार 83 लाख रुपए बंदरों का बिल पास हुआ है। भाई साहब, एक मिनट, जनता लगातार आपसे सवाल पूछ रही है। भाई एक कदम वो पूछ भाई साहब, मैं क्या, जनता पूछ रही है, कोई बात नहीं। सुन लो बात जी ने बोला, मैं बताऊंगा जवाब कौन देगा। रुक जाओ। 83 लाख रुपए। ऐसा नहीं चल पाएगा, मैं आपको बताऊंगा कब बोल रहे हैं। रुक जाओ एक मिनट। भाई साहब, 2 सवाल हैं, उस पर सबसे जवाब ले लेंगे। भाई साहब, पहला सवाल एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एजुकेशन और जॉब्स, 2 बातें यहाँ पर युवाओं ने कही। नौकरी की, भाई रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। एजुकेशन और जॉब्स, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम अगर आए तो 2 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस पार्टी जब भी ये बात करती है, नहीं, पर्ची खर्ची लेकर देंगे। पूछ लूं या आप पूछोगे? कांग्रेस कह रही है पर्ची बार खर्ची। यही बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी के राज में, हुड्डा जी की सरकार में खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलती थी। आपको लगता है कि वो बड़ा मामला है? मेरी बात सुनिए, पहले मैं उस बहन जी का क्वेश्चन का जवाब दे दो। नहीं, मैं सारे उन्होंने सवाल पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे बीजेपी पसंद है, उन्होंने सवाल नहीं पूछा। कोई पर्ची खर्ची नहीं है। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये जुमलेबाजी दे रहे हैं। 83 लाख रुपए में बंदर बेचे। हो गया सर, रुक जाओ। हाँ जी, अभी भी इनके एमपी ने कहा, 1 मिनट, मीडिया के सामने इनके एमपी ने कहा, जेपी ने, भाई पर्ची तो चलाएगी। अभी भी कहा इलेक्शन में, एमपी ने कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा पर्ची चलेगी। 1 मिनट। आपके बारे में ये बात कही जाती है, जैसे उन्होंने नौकरी पे खर्ची पर्ची, आपने कूद के कहा जी खर्ची पर्ची। पर बीजेपी के राज में युवा कह रहे हैं सीईटी का एग्जाम देके 4 साल से बैठे हुए हैं, नौकरी अभी तक नहीं आई। 28 1 मिनट भाई साहब, बीच में आप भी बोल लोगे सारा, हमें भी कुछ मौका दे दो। और दूसरा, लगातार बार ये बात उठती है, ग्रुप डी की नौकरी के लिए बीटेक, एमटेक, पीएचडी लड़के भर्ती हो रहे हैं। टंकी के रूट से लोग बाहर जा रहे हैं, इजराइल के लिए नौकरी करने के लिए वहां लोगों को भेज रहे हो। बीजेपी ने 10 साल में कौन सा रोजगार दे दिया जी? बीजेपी ने 10 साल की सरकार में बगैर किसी पर्ची और खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और सुनो, 36 बिरादरी के बच्चे नौकरी लगे हैं। आप कह रहे हो कि बिना खर्ची पर्ची के हमने, बीजेपी ने 10 साल में नौकरियां दी है। युवा कह रहा है नौकरी नहीं दी तो उसमें खर्ची और पर्ची कहां से आ जाएगी? नौकरी हमने अपॉइंटमेंट दी है। आप 10 साल की सूची उठाकर देखिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। हरियाणा, बेरोजगारी की दर हरियाणा में 38% है। देश में सबसे ऊंचे बेरोजगारी वाले राज्यों में हरियाणा की गिनती है। इसे आप अपनी उपलब्धि मानते हो क्या? नो, मैं इस बात पर नहीं जाने वाला हूँ। हमने 10 साल में हरियाणा के युवाओं को अच्छी शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। वो बगैर अपने योग्यता के दम पर नौकरी लगे वो। ठीक है जी, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट, हाँ जी बताओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं 62 साल को हो गया और 62 साल से जींद में रह रहा हूँ।
भाई साहब बुजुर्ग आदमी है, सुन लो उनकी यार, ऐसी भी क्या जल्दी होगी। मैं 62 साल से जींद में रह रहा हूँ और ये कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी फैमिली आईडी बनवाओ। अरे यार मैं 62 साल से रह रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं और है, फैमिली आईडी क्या क्या करेगी? फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों में, भाई साहब फोन बाद में सुन लेना, पहले हमारी सुन लो। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ये एक बड़ा मुद्दा है, जहां जहां पर जाओ जनता इसके बारे में बात कर रही है। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, कहते हैं जाओ तो उसमें कमीशन देना पड़ता है। आपको लगता है कि इससे गड़बड़ हो गई चुनाव में? ऐसा है, ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सभी फैमिली आईडी में जो त्रुटियां थी ये वो भाई साहब सुने। एक मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट, ये वोटर है जी आपके, जींद के वोटर हैं। आप कह रहे हो ये जो वोटर कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। झूठ की बात नहीं है। हाँ। ये इनको भी पता है कि फैमिली आईडी में जो कमियां थी उन कमियों को जनता दरबार लगाकर हमने दूर किया है ऑनलाइन। प्रॉपर्टी आईडी पर लाखों रुपया लूटा गया है और जितना कमेटी का स्टाफ था नीचे से ऊपर तक सभी, पहले तो लोग मंथली कहते थे लेते, डेली कलेक्शन होती थी। एक मिनट, लड़ना नहीं है, रुक जाओ भाई, आराम से। भाई साहब यहाँ पे सड़कों में बहुत बड़ी डाली, एक सड़क एक साल के अंदर 3 बार उखाड़ के बनाई गई है यहाँ। ऐसा है सर, बाकी सारे मुद्दे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलेंगे, सब सरकारें काम करती हैं, सब करेंगी, लेकिन जो अभी रिसेंटली बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता 50 वोट पे नौकरी, मेरे बांडे 2000 वोट आए, नौकरी आएंगी। गन्नौर वाले कह रहे हैं कि 20% मतलब नौकरी पे प्रलोभन दे रहे हो। हाँ जी, एक मिनट, हाँ जी, रुक जाओ, बोलो। फैमिली आईडी के ऊपर बोल रहा हूँ कि फैमिली आईडी जिसकी बनी है ना, वो गरीब परिवार को सुख मिला है और नौकरी भी। ठीक है। हटो। हाँ जी, बोलो। आज तक 50 लाख पाए हुआ इसके। आज नौजवान साथी जितने देश छोड़कर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं, कितने बालक देश छोड़कर जाने लग रहे हैं। एक सवाल आपके लिए आया कांग्रेस के लिए कि वो बार कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने भाषण इस तरह के दिए नौकरी के ऊपर कि 50 वोट दोगे तो एक नौकरी मिलेगी, खर्ची पर्ची छोड़ दो, आप वोट बेचोगे, वो अगर नौकरी बेचोगे वोट के बदले में। ऐसा है, पहले तो इनका जुमला था 15 लाख रुपए आएंगे। आपका जवाब? नंबर 2, बात किसी ने ऐसी नहीं की है, आपके नेता ने करी है, हर जगह वायरल। भाई साहब आपके नेता ने करी है, आपके प्रत्याशी ने करी है। कहो तो वीडियो चलवा दें उसका। बिल्कुल, हम बेशक आप चलवा लीजिए। 50 वोट पर एक नौकरी। अब कंगना रनौत कहती है कि उसका पर्सनल बयान है, मैं भी कह देता हूं उसका पर्सनल बयान। ठीक है जी, आप भी कह दो उसका पर्सनल बयान है। एक मिनट, डंकी के रूट से इतने लोग बाहर जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि हरियाणा खुशहाल हो रहा है। राहुल गांधी भी वीडियो करके ये बात बता रहे हैं। डंकी ग्रुप से बच्चे नहीं बाहर जा रहे हैं, लीगल बच्चे बाहर जा रहे हैं, लीगल बाकायदा पासपोर्ट बनवा के बाहर जा रहे हैं। तो जो राहुल गांधी को मिले वहां पर जिनके घर वो गए हरियाणा में, वो कौन थे? कुछ चंद होंगे, कुछ होंगे। मतलब उनका सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी पूरी है, 100% है। हाँ। सरकार ने लीगल रास्ता अपना रखा है। तो सरकार ने उनका क्या किया जो डंकी से लोगों को भेज रहे हैं? जो पीछे आपको पता होगा शायद, जो लोग वहाँ पर हमारे आप ही गए, बता दो। उनको सरकार वापस लेके आई है। कहाँ पे? सुरक्षित वापस लेके आई है। अभी भी बैठे हुए हैं अभी बच्चे। देश का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सरकार सुरक्षित वापस लेकर आई है उनको। एक मिनट। आज बार दिल्ली के मॉडल की आप बात करते हो, हर जगह कहते हो कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मॉडल, अब तो अरविंद केजरीवाल का नहीं है, आतिशी जी का दिल्ली का मॉडल है, मुख्यमंत्री वो हैं। और पंजाब में जो आपका मॉडल है, हरियाणा में क्या इतना जन समर्थन आम आदमी पार्टी के पास है? एक सीट आपको गठबंधन में मिली थी, आप वो भी नहीं जीत पाए, तो अपना मॉडल आप हरियाणा में लाओगे कैसे? हमने एक सीट पर 5,19,000 वोट लिए। अगर एक पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ी हरियाणा में हाँ। वो पहली बार में 5,19,000, तो हमारे को इतना समर्थन और प्यार जनता ने इससे दिया। पहले एक मिनट भाई साहब, आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देता हूं। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे, सीटों पर जमानत जब्त हुई थी 2019 में, और उससे पहले की भी। तो आप ये मत बोलो पहली बार चुनाव लड़े थे, आप चुनाव इससे पहले भी लड़ चुके आम हो आदमी हरियाणा के पार्टी अंदर। पहली पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो ठीक 10 है। साल में रिकॉर्ड है पार्टी का। ठीक है। आज मोदी जी की रैली थी, मोदी जी की जो पहली रैली हुई उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जब शासन था
तो दलाल और दमादों का सरकार चल रही थी, उस पर क्या आप कहना चाहोगे? आपको लगता है कि हरियाणा की जनता को वो याद आ रहा है, वो बार बार याद दिला रहे हैं चीजें जो पुरानी हुई है इनके साथ? मोदी जी के सारे जुमले हैं, कोई जुमला कामयाब ही नहीं हो रहा। हर बार नए नए जुमले ला रहे हैं। कभी 15 लाख रुपए का, अब इनसे आप कोई जवाब पूछ रहे हैं, ये कहते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। अपने किले बेच बेच के लोग अमेरिका चले गए, लोग वहाँ जंगलों में घूम रहे हैं डंकी के रास्ते से। राहुल गांधी 26 तारीख को अपनी रैली करेंगे यहाँ पर। आप इनसे छोटे छोटे मुद्दों पर बात कीजिए। भाई साहब मैं सब मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, 83 लाख मैं शहर पे भी बात कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी 26 तारीख से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा लेट हो गया? सेंट्रल लीडरशिप को थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक वक्त पे आ रहे हैं, मौके पे चौका लगेगा। कल राहुल गांधी जी असंध आ रहे हैं, बरवाला पे आ रहे हैं, मौके पे चौका। इस बार का चुनाव में किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, रुक जाओ 1 मिनट यार। बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? आपके ऑप्शन है 1 ML खट्टर, 2 नायब सैनी, या 3 नरेंद्र मोदी जी। नायब सैनी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के स्थानीय चुनाव। 1 मिनट, हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव या लड़ा कहीं जा रहा है। डर है कि इस बार हरियाणा में चुनाव खिसक सकता है, तो नायब सैनी को आगे कर दो, हार गए तो इनका चेहरा लग जाएगा? नहीं, पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, 65 सीटें जीतकर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और नायब सैनी कितनी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री? कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? आपके ऑप्शन है हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, या कोई और। मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई है हाथ का पंजा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे, आप 10 और हाथ का पंजा इकट्ठा रखोगे तो MLA चुनाव करेगा मुख्यमंत्री का। ठीक है। आपने एक बात देखी, आप JJP से हो, 10 आपके MLA आए थे, 4.5 साल आप सत्ता में रहे, आपने एक बात देखी यहाँ पे जिनकी जनता के बीच में, क्या JJP और दुष्यंत चौटाला जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी सीट उचाना कला निकाल लेंगे? आज 36 साल का नौजवान दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी और हरियाणा प्रदेश की जनता के सहयोग से विधानसभा की चाबी उनकी चाबी से ताला खुलने जा रहा है। पीछे भाई खड़ा है, वो आपके पीछे हाथ हिलाने लग रहा है जब आप पूछ रहे हो। वो देखो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा की। ठीक है, अब की बार ताला बदल जाएगा, चाबी के काम करेगा। ताला बदल जाएगा तो चाबी। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं। जींद के लोग मशक्कत थोड़ी ज्यादा करा रहे हैं, इसके बाद फिर थोड़े सवाल लेंगे और नेताओं को मौका देंगे अंतिम बार अपनी आवाज उठा के बताने का कि उनको वोट क्यों मिले। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बन रही है हमारे साथ। चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ। यहाँ पर जींद की जनता जो इतनी उतावली है कि अगर अभी यहाँ पर बैलेट बॉक्स लगा दिए जाएं तो शायद आज ही तय कर देंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हाँ जी बताओ, क्या सवाल है आपका? भाई साहब मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है। उन्होंने अग्निवीर स्कीम लाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है ना, जो उनकी 4 साल के बाद रिटायरमेंट और पेंशन नहीं है। मिड्डा जी यहाँ चार पेंशन ले रहे हैं, वो कौन सा नहीं? ठीक है, हाँ जी, ओके। बीजेपी कहती है, मोदी जी की योजना है कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। नौकरियां देंगे कहां से? हरियाणा रोडवेज प्राइवेट में, भारतीय रेल प्राइवेट में, एयरलाइंस प्राइवेट में। अरे नौकरियां बची कहाँ हैं? नौकरियां कहाँ बची? 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, आज तक इतने नौकर क्यों नहीं पैदा करे? क्या नहीं पैदा करे? 70 साल से राज कर रही है, इतने नौकर क्यों नहीं लगाई? इतने। सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता जी, ना बीजेपी को करता ना कांग्रेस को करता। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जींद NCR के अंदर है जी, जींद में 10 साल तो डीजल इंजन चलेगा और 15 साल चलेगा पेट्रोल का इंजन, ये NCR के नियम है। जींद में NCR की कोई सुविधा नहीं है। मेरे हिसाब से ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, ये तो डीजल इंजन है जी, 10 साल इनके पूरे ने पैक कर दो। तो बस डबल इंजन की बात कर रहे थे, डीजल इंजन। हाँ जी, मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है और ये है कि अग्निवीर 4 साल में रिटायर कर दिया जाता है और ये नेता लोग पूरी उम्र भर अपने तथागत काबिल रहते हो और 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं। और जो बॉर्डर पे जवान जो आपने बता दिया, ठीक है। अग्निवीर योजना पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं।
मजाक ये बन रहा है, उस मजाक में जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला भी जा जाते हैं कि बीजेपी के पहले अग्निवीर दुष्यंत चौटाला जी थे, 4.5 साल में रिटायर कर दिए। आपने देख लिया, सिर्फ यहीं पर नहीं, हर जगह अग्निवीर को लेकर गुस्सा है। सरकार को नहीं लगता कि अग्निवीर पर कुछ सोचना पड़ेगा? अग्निवीर के लिए हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणवी अग्निवीर हैं उनके लिए परमानेंट नौकरी की घोषणा की आने वाले समय में। अगर जीत गए तो पक्की नौकरी देंगे। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर हरियाणा, एक मिनट भाई साहब, हरियाणा में आपको लगता है कि अगर जो अग्निवीर हैं उनको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए? मिलेगी। हाँ। तो भाई साहब, देश में जो बाकी राज्य से अग्निवीर आ रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने क्या गुनाह करा है? वहां पे भी शुरू कर दो। या ये भी सिर्फ एक चुनावी वादा है? नहीं, ये जो अग्निवीर का मामला है, इसके ऊपर सरकार ने जनता को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। सरकार इस पे विचार कर रही है। अग्निवीर, एक मिनट, 10 साल हम बीजेपी की तो बात कर ही रहे हैं। हुड्डा जी के भी 10 साल की थोड़ी सी याद दिला देते हैं। हुड्डा जी के अरे भाई साहब, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी लगातार किसान की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि बीजेपी ने किसानों का अपमान किया। क्योंकि मैंने पहला सवाल कंगना रनौत पे पूछा, आपने बड़े खुशी से बताया कि देखो जी बीजेपी क्या कर रही है। अभय चौटाला INLD से हैं, एकलौते MLA थे, पॉलिटिकल स्टंट ही मान लो। किसानों की जब पिटाई हुई उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के एक MLA और एक MP का नाम बताइए जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया हो, पार्लियामेंट से या विधानसभा से हरियाणा की। एक का इस्तीफा देने से क्या होगा? एक बात बताइए, उन्होंने इस्तीफा दिया, दोनों पार्टियां A और B थी, दोबारा बाई इलेक्शन हुआ, फिर आ गए। कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। सरकार आने पर पहली कलम से MSP लागू होगी। अगर आप इतने दुखी थे तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के सारे MLAs को ऐसी विधानसभा में रहने का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए? बहिष्कार किया, पिटाई करी, हर बात पर बहिष्कार किया, किसानों ने साथ दिया। मैं इस बात का देखो, सच तो ये है, एक बार MLA बन जाओ 5 साल तक कोई नहीं छोड़ता। कोई नहीं छोड़ता। एक मिनट, कांग्रेस से कुछ भी हो, बात कुछ भी हो। भाई साहब एक मिनट, विनेश फोगाट को लेकर खट्टर साहब का एक बयान आया। खट्टर साहब ने बयान देके ये बात कही कि ये सारा एक राजनीतिक स्टंट था, बृजभूषण ने तो कुछ करा ही नहीं था। आप अभी कोर्ट ने क्लीन चिट दी नहीं, खट्टर साहब पहले ही क्लीन चिट दे रहे। नहीं, शायद आपके मामले में पूरा बयान नहीं है, शायद आपको पूरे बयान का नहीं पूरा सुना जी मैंने। खट्टर साहब ने ये कहा हाँ। कि विनेश फोगाट के मामले में ये पूरा राजनीतिक ड्रामा था, उससे आगे की बात कुछ नहीं कही उन्होंने। ये कहा कि ये कांग्रेस प्रायोजित आतंकवाद था और कुछ नहीं था। तो आप विनेश फोगाट को आतंकवादी मानते हो? विनेश फोगाट को नहीं, कांग्रेस के द्वारा आतंकवाद कैसे हुआ? कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कैसे हुआ? कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित। कांग्रेस ने अगर आतंकवाद प्रायोजित, कांग्रेस ने अपने उल्लू सीधा करने के लिए। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो आप। पाकिस्तान प्रायोजित, भाई साहब एक मिनट में जवाब, भाई साहब एक मिनट। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं ना? नहीं होते। पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेज रहा होते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? होते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। पाकिस्तान जो आतंकवादी भेजे वो आतंकवादी, कांग्रेस जो आतंकवादी भेजे वो विनेश फोगाट। 100% आतंकवादी पाकिस्तान वाले हैं। हाँ, सुनिए मेरी बात आप। और जो कांग्रेस प्रायोजित आतंकवाद है, आतंकवाद नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कांग्रेस ने खिलाड़ियों का सहारा ले, नहीं एक मिनट, आपने कहा कांग्रेस प्रायोजित आतंकवाद। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आगे करके, खिलाड़ियों को आगे करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। एक सवाल और पूछ लूं आपसे, विनेश फोगाट देश की बेटी है, हरियाणा की बेटी है या कांग्रेस की बेटी है? देखिए, खिलाड़ी को हमें इस प्रकार से नहीं तोलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता ने बोला है, विनेश फोगाट साहब ने बोला है कांग्रेस की बेटी है। निश्चित रूप से देश की बेटी है कांग्रेस पर। चलिए, निश्चित रूप से अगर विनेश अपने आंदोलन को चला रही थी तो कांग्रेस में आने की उनको क्या जरूरत थी? तो फिर बार बार सवाल उठेगा कि आप लोग इस पूरे आंदोलन के पीछे थे, आप लोग इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हमने कोई राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने खिलाड़ियों का मान सम्मान किया है। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जंतर मंतर पर पीटने का काम इन्होंने किया, हमने उनको हौसला दिया।
हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो क्या किसी खिलाड़ी को न्याय करने के लिए, न्याय लेने के लिए उसके साथ कुछ भी गलत हो तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी? खिलाड़ी रहते हुए उसके साथ न्याय नहीं हो सकता क्या अजीत पवार जैसे नेता 70,000 करोड़ के घपले के अगले दिन वाशिंग मशीन में धुल के जवाब दो जो सवाल पूछा है। विनेश फोगाट का निर्णय है कौन सी पार्टी में जाना है। हाँ। बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी में है। उसकी बहन ने कांग्रेस को अच्छा समझा, कांग्रेस की नीतियां पसंद आई, कांग्रेस ने उसको मान सम्मान दिया, वो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन की। मैं सबको, आप चारों को 30-30 सेकंड दूंगा, आपको उसमें बिना अनइंटरप्टेड, बिना किसी के शोर के आपको ये बताना है कि जींद की जनता आपको क्यों चुने। आपसे शुरू करते हैं डांडा साहब। आम आदमी पार्टी नीतियों की बात करती है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की बात करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, आम आदमी पार्टी बिजली और पानी की बात करती है, आम आदमी पार्टी सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करती है। हम मुद्दों की बात करते हैं, जात पात पे वोट नहीं मांगते, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। हो गया सर। क्यों चुना जाए? हर व्यक्ति का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। हर व्यक्ति को 100 गज के प्लाट फ्री दिए जाएंगे। हर माता बहन का हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। हर बहन का, हर भाई का, व्यापारियों को फिरौती नहीं मांगी जाएगी। 1-1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। हर व्यक्ति का मान और सम्मान किया जाए। चलो सर, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं। अब आपको दोबारा मौका क्यों मिले? लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बीजेपी हर गृहिणी को 2100 रुपये पर मंथ देने का काम करेगी। जो गांव से स्कूल, शहर में कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, उनको स्कूटी दी जाएगी बीजेपी की तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आईएमटी खरखोदा की तरफ से 10 औद्योगिक संस्थान पूरे हरियाणा में खोले जाएंगे। 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा पर ईयर। ठीक है। जेजेपी को अगर जनता मौका देना चाहे तो क्यों? जननायक जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भाई दुष्यंत चौटाला जी के सहयोग से हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए, बंजर होती जमीन को बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए और हमारे यहाँ हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपये करने के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसानों के छोटे छोटे इक्विपमेंट और ट्रैक्टर और जो दूसरे जो इक्विपमेंट उनको सब्सिडी देने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। और दुष्यंत चौटाला की चाबी से ही हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का ताला खुलने का काम होगा। कि ये जो जनता है, इनके जो सवाल थे उसके क्या जवाब आए? चुनाव का समय है, पार्टियां कुछ भी कहिए, अगर आप इन्हें कहेंगे चांद पे प्लॉट काट के दे दो तो ये चांद पे प्लॉट भी दे देंगे। लेकिन तय आपको करना है, तय आपको करना है कि आपके भविष्य के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा कैंडिडेट उपयुक्त है। तो आपने सुने जनता के सवाल, नेताजी के जवाब। इस गर्मा गर्म बहस में जींद से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। तो इलेक्शन कार्निवल का जो कारवां है वो अब जींद पहुंच चुका है और जींद में हमने सोचा कि अब तक सब तरह के लोगों से बात हो रही है तो थोड़ा जो युवा है, युवा का भी मन टटोलने की कोशिश करें। उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे इस बार हरियाणा में युवा वोट करने वाला है और ख़ास तौर से जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो क्या सोच रही हैं, उसको पता करने के लिए हम जींद के चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। तो आइए हमारे साथ और कोशिश करते हैं समझने की कि इस चुनाव में युवा का क्या है हल्ला बोल। क्या चर्चा चल रही है कैंटीन में? कुछ खा पी नहीं रहे हो, टेबल खाली है तुम्हारी? आ रहा ऑर्डर। क्या ऑर्डर किया है? क्या बढ़िया है कैंटीन में? क्या बढ़िया है कैंटीन में? सब कुछ बढ़िया सर, पेटीज वगैरह, सैंडविच वगैरह सब कुछ बढ़िया, अच्छा है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, पसंद है आप लोग? हाँ जी सर, बहुत अच्छी है। हाँ जी सर। ये बताइए कि अभी युवा जो है, यूथ हो आप लोग, क्या सोच रहे हो आप लोग अभी अपने फ्यूचर के बारे में, इश्यूज़ के बारे में? चुनाव आ रहा है, किसको वोट करना है, क्या सोचा है, क्या मुद्दों पे वोट करने वाले? जो काम करेगा सर उसी को वोट देंगे। महिला, विमेन के लिए इश्यूज़ क्या, सेफ्टी इशू है क्या? सर सेफ्टी इशू तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। आपकी पेरेंट्स
सोचते हैं, डरते हैं क्या घर में आप लोगों को बाहर भेजने से पहले या पढ़ाई में? तो है, डरते हैं, कहते हैं कि मतलब सेफ्टी जरूरी है, बच के रहना, यही बात है। बदमाशी ज़्यादा होगी, बदमाशी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है। लड़के डरते हैं, यहाँ पे निकलते हुए डरते हैं, 2 बड़ा जब भी मार देते हैं सभी को, किसी को। यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सर मास कम्युनिकेशन। हाँ जी। अरे वाह, तो मास कम्युनिकेशन में हो तो क्या सोच रहे हो अभी आगे करने का? सर जैसे आप एक अच्छे एंकर हो ना, हम भी एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं। आप भी ऐसे ही जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? आप भी मास तो कैसा है यूनिवर्सिटी का माहौल, जींद का माहौल? जैसे मैंने पहले देखा था ना, उससे अब बेटर है, बहुत अच्छा है। बेटर है? हाँ बेटर है। क्या बदला है? मतलब जैसे पहले ना इतने अच्छे रूल रेगुलेशन नहीं थे, अच्छी मतलब जैसे वॉशरूम वगैरह है वो पहले से ज़्यादा क्लीन है, अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। मतलब जैसे इंडक्शन फंक्शन हुआ वहाँ मैंने देखा भी सीखा भी कि जो पहले से मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है बच्चों को, NSS आ गई ये। आपको क्या लगता है मैम? किस बारे में सर? इश्यूज़ क्या हैं आप लोगों के, क्या सोच के वोट डालोगे? सर पता क्या, मतलब अभी जैसे विधानसभा के चल रहे हैं चुनाव, तो मतलब ऐसा MLA होना चाहिए कि हाँ भाई अपनी जींद को सुधारे। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया बने यहाँ पे, एजुकेशन की के साथ साथ जॉब की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ना सर जींद के जो लड़के और लड़कियां हैं जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ अपने किले बेच के बाहर जा रहे हैं, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपने लोन पे पैसे लेके जा रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जॉब का, कि भाई यहाँ आप जींद में रहना चाहोगे अगर आपको यहाँ पे नौकरी मिले तो? हाँ जी सर, देखो अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना तो अपना ही होता है। एक बाहर जाओ वहाँ पे दिहाड़ियाँ करो, जा रहे हैं विदेश में जो लड़के। क्या अभी भी चुनाव कास्ट पे होता है कि जाट है हमारा नेता, या कुछ इलाके में हुआ जी भी, मतलब कुछ चुनाव है इसे, मतलब कुछ एरिया में अगर भाई कास्ट की उसमें कह दे मेरे जाटा के वोट मेरा आवेंगे, तारा इनकी नीची जात के जावेंगे, इस तरीका का। घर से लंच लाए हो कैंटीन में? पसंद नहीं है कैंटीन का खाना? एक्चुअली थोड़ा सा अनहेल्दी से बच के थोड़ा हेल्दी खा लिया जाए। वेरी गुड। तो क्या डिस्कशन करते हैं? अभी इलेक्शन भी हो गया, आप लोग के वोट हैं वैसे आपके? यस। कौन से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग? लॉ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट हो, सेम क्लास? मैंने देखा हर टेबल पे सेम क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। तो क्या डिस्कशन होता है? आप तो लॉ स्टूडेंट्स हो, बहुत सारी बहस भी करते होगे आपस में भी, तो पॉलिटिक्स को लेके भी कुछ डिस्कशन होता है कि इलेक्शन से क्या डिस्कशन होता है? एक्चुअली जो यंग जनरेशन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा स्कोप चाहिए बेसिकली, कि हमें क्या चाहिए आज के टाइम पे। जैसे पहले क्या था कि जो थोड़ा सा टाइम था वो अलग था, लेकिन अगर आप यहाँ का माहौल देखोगे तो यहाँ पे लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि उनको एजुकेशन के पर्पज़ से क्या चाहिए। जैसे आप दिल्ली की तरफ जाओगे, गुड़गांव की तरफ जाओगे तो आपके पास वहाँ ज़्यादा स्कोप है। पूरी स्कीम बनाई जाती है लड़कियों के लिए, इतना पैसा देंगे हर महीने, स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, इसका इम्पैक्ट पड़ता है लड़कियों पे? हाँ काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, इससे होना चाहिए ऐसा। हाँ मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि जैसे कुछ पेरेंट्स के पास उतना शायद पैसे नहीं होते हैं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अपनी लड़कियों को बर्डन नहीं लगता है। उनको लगता है कि ईजिली अगर हमें गवर्नमेंट हेल्प कर देगी तो हम हमारी लड़कियों को पढ़ा सकेंगे। आपको क्या लग रहा है मैम? सर इससे लड़कियां भी आगे आना चाहेंगी कि मतलब लालच ही लगा लो ये एक तरीके से, उसमें मतलब वो आगे आना चाहेंगे कि भाई इतनी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए, तो इसलिए। आपको किससे उम्मीद है इस बार? क्या मूड है इस बार? सर मेरे को तो 50-50 लग रहा है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। सबसे पहले 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, दोनों में कितना अंतर है, कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि 2019 के चुनाव में अल्टीमेटली चाबी आपके हाथ में थी सरकार बनाने की। इस बार ये चुनाव कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है, कितना अलग है? देखिए, जब बात हम 19 की करते, कोई भी चुनाव सेम नहीं होता। आई थिंक बीजेपी वेंट अप विद द स्लोगन ऑफ 400 पार, और बीजेपी कहाँ रही, क्या मिला? 240 से कम। तो ये कहना कि वो चुनाव और इस चुनाव, हर चुनाव के अंदर अंतर होता है और हर चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है। और मैं मानता हूँ लास्ट टाइम भी ऐसी परिस्थिति थी कि चुनाव से 10 दिन पहले तक कोई हमारी एक सीट नहीं बोल रहा था, और लास्ट के एक हफ्ते में जो मोमेंटम पिक हुआ, उस मोमेंटम ने परिस्थिति बदली, और उस परिस्थिति ने माहौल ऐसा बनाया कि हमारा जो नंबर्स था वो 10 पहुँच गया। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि जो जोश लोगों में दिख रहा है, जो प्यार लोगों का मिल रहा है,
हम पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ प्रदेश में लौटेंगे। एक का आपको कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि कुछ वीडियोस बड़े हम लोग देख रहे हैं आजकल कि आप जहां पर भी जा रहे हैं आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग आपसे आके सवाल पूछ रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा और दुष्यंत जी तब भी बीजेपी के साथ रहे, चुनाव उन्होंने 2019 का खास तौर से बीजेपी के खिलाफ लड़ा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो नहीं, मैं बस मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस बार उसका एक जो आपने काम किए ये सब ओवर शैडो हो रहे हैं इन सब मुद्दों की वजह से? देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन एक इशू रहा है और उसको आप भूल नहीं सकते। अभी भी है? आज मैं नहीं मानता, आज विधानसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक इश्यूज हैं और ये चीज़ बारी बारी कहने की रिजेंटमेंट है। मैं पिछले 3 महीनों से फील्ड में हूँ, जो रिजेंटमेंट मैंने लोकसभा में झेली है वो रिजेंटमेंट आसपास भी नहीं है और परिस्थितियाँ बदली है। लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूंस, अगर मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, आज बात करने लगे 1200 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उचाना में हुआ है। जिस जींद जिले को बैकवर्ड कहा जाता था, आज वहाँ मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था बन गई, 2 नेशनल एक्सप्रेस हाईवेज आ गए, 8 नेशनल हाईवेज डेवलप हो गए, टोटल 11 की संख्या है यहाँ। जींद का बाईपास अप्रूव हो गया, उचाना का बाईपास अप्रूव हो गया। ये चीज़ें अप्रूवल्स कैसे आए? जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब बीजेपी की कोई एमपी किसानों के खिलाफ बयान दे देती हैं तो लोगों को एक बार फिर याद आ जाता है कि आप उनके साथ बैठे हुए थे। गन्ना रनौत के उस बयान की मैं कड़ी निंदा भी करता हूं और जिस संघर्ष के अंदर फार्मर्स ने लड़ाई लड़ी, क्या मैंने उनका साथ नहीं दिया? हमने हरियाणा में मेंटेन करी एमएसपी और एक नहीं 14 क्रॉस पर करी। किसको आप अपना ये चुनाव जो है, आप कौन आपका प्रिंसिपल ओपोनेंट है, बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी है? देखिए, आज जहाँ बात करूँ स्टेट की तो दोनों नेशनल पार्टी हमारी ओपोनेंट है और दोनों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर जहाँ उचाना की हम बात करें, यहाँ तो रिकॉर्ड रहा है वीरेंद्र सिंह जी के परिवार का और हमारे पार्टी का हमेशा टकराव रहा है और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे पिछली बार की तरह लास्ट एज के अंदर हम इस सीट को बड़ी मजबूती से जीतेंगे। आप खट्टर साहब के साथ आपने काम किया 4.5 साल तक, आप मुख्यमंत्री थे, आप डिप्टी सीएम थे, नायब सिंह सैनी भी उसके बाद एक आए। एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज़्यादा है, उसका क्या आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो चाहूँगा खट्टर साहब जितने इनके मंत्री या मुख्यमंत्री सैनी जिस सीट पर लड़ रहे वहाँ प्रचार में जरूर जाए, असर आपको दिख जाएगा। आपको लगता है बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है नायब सिंह सैनी का चेहरा इसलिए लगाने की क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है? मैं तो चाहता हूँ खट्टर साहब को सैनी साहब बुलाएं और सैनी साहब उनको प्रचार में जरूर लाएं। What has been the biggest learning for Dushyant Chautala? You're a young politician. आपने अपनी एक पार्टी शुरू की, 10 विधायक जीत कर आए, 3 अब आपके साथ रह गए हैं। What has been the most learning experience for Dushyant Chautala in the last 5 years? चौधरी देवीलाल जी का भी समय देखा है, भजन लाल जी पूरी सरकार लेके चले गए थे, मेरे तो साथ ही गए हैं और ये आज गए 5 साल मेरे साथ मेरे सिंबल पे खड़े रहे। अगर उस समय ये लोग, मैं गवर्नमेंट छोड़ देता और साथ ना होते तो शायद आज हमारी पार्टी का सिंबल भी चला जाता और पार्टी भी चली जाती। और ये कहना व्हाट हैज़ बीन अ लर्निंग, पॉलिटिकल लर्निंग इज़ एवरी डेज लर्निंग। हर सेकंड, हर मोहल्लत पर हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया सीखते हैं तभी हम कुछ जनता के लिए कर पाते हैं।